जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डायरेक्टर्स टॉक में, जिसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के दम पर वो मुकाम हासिल किया जिनके दम पर आज उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि उनके काम से जाना जाता है। और वो शख्सियत है मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स और देवा वेलफेयर सोसाइटी के डायरेक्टर मिस्टर देवेंद्र कादियान जी, जिन्होंने अपनी एक छोटी सी शुरुआत से आज इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं। और न सिर्फ एक सफल व्यवसायी के तौर पर, एक सफल राजनेता के तौर पर, बल्कि एक समाज सेवी के तौर पर भी उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया है। तो चलिए आज आपको उन्हीं से मिलवाते हैं और जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश डायरेक्टर टॉक में। और आज जिस शख्सियत से हम आपको डायरेक्टर टॉक में मिलवाने वाले हैं वो ना सिर्फ एक बिजनेसमैन है, ना सिर्फ एक पॉलिटिशियन है, बल्कि एक समाज सेवी है, एक अच्छे इंसान है जिन्होंने हमेशा से ही अपनी जो प्रायोरिटी है उसे समाज सेवा के रूप में रखा। और आज भी वो समाज सेवा के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। और ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए हम आपको मिलवाते हैं आज के हमारे डायरेक्टर्स टॉक के खास मेहमान से, जो हैं देवा वेलफेयर सोसाइटी और मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स के डायरेक्टर देवेंद्र कादियान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका, आपकी टीम का, जनता टीवी का। आप समय निकाल कर भी यहाँ पहुंचे। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल सर ये, क्योंकि हमारा ये मकसद रहता है, इस कार्यक्रम का मकसद यहाँ पर सबसे पहला यही रहता है कि हम उन लोगों को प्रेरित करें जो कि इस समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप जैसे जो मिसाल हैं वो इस समाज के लिए एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने अपने जीवन में संघर्षों के साथ साथ उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं। सर आपकी शुरुआत किस तरीके से हुई, क्योंकि आप आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा संघर्ष, एक मेहनत जो है एक इंसान की कामयाबी के पीछे होती है। देवेंद्र कादियान जी के लिए जो संघर्ष रहा इस जीवन में, एक किसान का बेटा किस तरीके से आज देवेंद्र कादियान के रूप में उभर कर आया है, वो कैसा संघर्ष रहा सर? मेरे जो फादर है, जो पेरेंट्स है, वो एक आम परिवार और किसान परिवार। मेरे फादर एक छोटे किसान है। गांव मेरा यहाँ सोनीपत ज़िले में गन्नौर में बजाना कला है। और मेरी जो बचपन से मैं बताऊँ, गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई करी। 10th क्लास 12th क्लास जो गन्नौर से हमारे पास में गांव के गवर्नमेंट स्कूल था 10th का, वहाँ से हमने 10वीं क्लास की है। और स्कूल टाइम पे ही मेरे दिमाग में ही रहता था, क्योंकि गरीब परिवार था और हम कई बार टीवी में देखते थे, आसपास देखते थे, गांव में कभी गाड़ी आती थी, किसी के पास मोटरसाइकिल होती थी, किसी के पास अच्छी साइकिल होती थी। तो मन में रहता था कि हमारे पास क्यों नहीं, हमारे पास पैसे क्यों नहीं। तो इसलिए लगन तो उस टाइम थी कि भाई पैसे कमा। तो उस टाइम तो सोच केवल इतनी थी उस टाइम की, यार हम गरीब क्यों हैं, एक चीज़ यही सोचती थी। और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था, लेकिन इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगता था। तो मैं आपको, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब 12th क्लास में था तब यहाँ गन्नौर में, तो हम जैसे फेस्टिवल आते थे, होली दिवाली पे हम यहाँ स्टॉल लगा लेते थे, कई लड़के मिलके, शहर में कई हमारे साथी थे। तो वहाँ से एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मुझे पैसे कमाने की ललक थी, आगे बढ़ने की ललक थी। तो वहाँ से हमारे छोटे छोटे काम की शुरुआत हुई। और फिर मुश्किलों का भी दौर बहुत आता गया। पिताजी मम्मी गांव में रहते थे, तो मैंने कहा मैं अगर गांव में हमारा नहीं अच्छा कर सकते, आप गांव चलो, गांव से शहर चलो, शहर में छोटा काम करेंगे, फिर उसका बड़ा करेंगे। तो एक मुश्किल दौर था, लेकिन जैसे तैसे करके मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैंने घर वालों को मैनेज किया कि नहीं, गांव से शहर चलते हैं। तो सोनीपत में हम जब पहले किराए के घर में रहे, यहाँ एक हाउसिंग बोर्ड में LIC फ्लैट है 35 गज का, तो उसमें हमने शुरुआत की। बड़ी मुश्किल आई, शहर में कोई जानता नहीं था पूरे सोनीपत में। आई थिंक ये 2002 या 3 की बात, 2002 की बात है। तो परिवार में हम 2 भाई, एक मेरे से छोटा वीरेंद्र जो मन्नत ग्रुप में MD है, मैं चेयरमैन हूँ। तो मेरी वाइफ और मैं और मम्मी पापा। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब हम घर से अपना सामान लेके आ रहे थे, मम्मी पापा पूरे रास्ते रोते हुए आए थे
क्योंकि किसी का गांव छूटता है एक आम आदमी से, और वो घर पे गायें भी थी, भैंस भी थी, सारी चीज़ थी, तो मेरे कहने से उन्होंने ये फैसला ले लिया। तो एक मुश्किल दौर था, शुरुआती दौर में 1.5-2 महीने कुछ काम नहीं मिला, किसी के लिए नौकरी की कोशिश करी, कुछ जानने वाले लोग ढूंढे, गांव के लोग ढूंढे, लेकिन नहीं काम चला। तो हमारी जो शुरुआत थी वो बहुत छोटे कामों से हुई। हमने कुछ महीने दोनों भाइयों ने सब्जी का काम किया, कभी जूस का काम कर लिया। फिर हमें एक कोई हमारे रिलेटिव थे पानीपत से, उनका अचार वगैरह का काम होता था, तो उनसे मदद लेके हम छोटे छोटे कामों से आगे बढ़े। और जो मन्नत ग्रुप की जहाँ तक बात है, 2005 का मुझे वो साल याद है। हमारी दिल्ली में एक शॉप थी, साउथ दिल्ली में खानपुर देवली जगह है, तो वो शॉप गवर्नमेंट ने उसको सीज कर दिया, क्योंकि वो वहाँ पर जो थी वो अवैध तरीके से बनाई गई थी ऑनर ने। तो उसके बाद हमारे दोबारा फिर हमारे को बेरोजगारी के मोड़ पे आ गए। तो उस टाइम मेरे दिमाग में पिक्चर थी कि एक छोटा ट्रक ढाबा बनाया जाए। तो मुझे एग्जैक्टली याद है, सांपला में जब हमने वो काम शुरू किया 2005 में, वो छोटा सा ढाबा था, उससे शुरुआत की। वहाँ पे भी बहुत मुश्किल आई, बड़ी परीक्षाएं परमात्मा ने ली, लेकिन जो मैंने बताया आपको, स्कूली समय से दिमाग में एक ही चीज़ थी कि भाई आगे बढ़ना और पैसे कमाने हैं। हाँ, नींद नहीं आती थी मुझे। मैं बीच में एक बात आपको बताना भूल गया, जब हम दिल्ली जाते थे रात को, वहाँ से पुरानी सब्जी मंडी से 11 बजे ट्रेन पकड़ के, और सोनीपत हम लगभग 1 बजे उतरते थे, 12:30-1 बजे। मॉर्निंग में फिर 6 बजे ट्रेन पकड़ लेते थे, और वहाँ से एक बस जाती थी 423 नंबर, वहाँ से फिर खानपुर देवली। तो कहने का मतलब ये है कि एक पैशन था वो, मतलब मेरे को दौड़ा रहा था कि आगे बढ़ना है, मेन चीज़ यही है। तो जब ये मैंने बताया ढाबे की शुरुआत हुई, तो जो पहला जो हमारा ढाबा था उसका नाम हमने कनक रखा था। और जो मन्नत जो हमारा, मेरी बिटिया का जन्म हुआ 2006 में, जिसका मन्नत नाम है। तो उसके बाद हमने मन्नत की शुरुआत की। उस ट्रक ढाबे से हमने एक अच्छा सा एक रेस्टोरेंट टाइप अच्छा ढाबा बनाया, और उसके बाद फिर परमात्मा का आशीर्वाद रहा, धीरे धीरे करके आज मैं समझता हूँ हमारी 11 ब्रांचें हैं, और नॉर्थ इंडिया में फूड और ढाबा चेन के मामले में हम टॉप पे हैं। देवेंद्र कादियान जी, क्योंकि कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो आपका एक सपना हमेशा से रहा था कि कुछ करना है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा एक जरिया मिल जाए जो उस सपने को पूरा कर सके। आपका जरिया पॉलिटिक्स बनी? नहीं, मेरा जरिया कभी पॉलिटिक्स नहीं बनी, और ना ही उसको जरिया कभी बनाना है। मेरा पॉलिटिक्स का सिर्फ एक ही जरिया है कि वहाँ पर पहुँच के हम एक लार्जेस्ट स्केल पे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। जो अब हमने एक सीमित एरिया पकड़ा हुआ है, जैसे मैं गन्नौर क्षेत्र से आता हूँ, हमारी जो संस्था है उसमें बहुत सारे लोग, शहर के भी, हमारे आसपास के लोग उसमें हमारे को आर्थिक मदद करते हैं, हमारी ढाबा एसोसिएशन करती है, और भी बहुत सारे व्यापारी उसमें मदद करते हैं उस संस्था में, क्योंकि वो देखते हैं कि वाकई में ये 100% चैरिटी है, गरीब लोगों के लिए है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए है, तो हमें मदद मिलती है। लेकिन मुझे पता है यदि हम इस दायरे को बढ़ाएं, हम सपोज करो इस चीज़ को हम पूरे हरियाणा में ले जाएं, अपने ज़िले में लेके जाएं, तो हमें आर्थिक परेशानी आएंगी, उतना हमारी संस्था नहीं कर सकती। लेकिन पॉलिटिक्स, राजनीति एक ऐसा हमारे पास स्टेज है जिस पे पहुंच के यदि हम ईमानदारी से काम करें, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां आप सबकी समस्याएं को समाधान कर सकते हो, मैक्सिमम लोगों को का समाधान कर सकते हो, गरीब लोगों को आप ऊपर उठा सकते हो, अच्छी शिक्षा दे सकते हो, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हो, अच्छे रोजगार दे सकते हो। बिल्कुल। तो अभी तक आपके व्यवसाय की और समाज सेवी जो आपका एक रूप है, वो उसकी बात हमने की। यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात, क्योंकि आप अब पॉलिटिक्स के हम संदर्भ में आते हैं, तो पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री हुई आई थिंक 2007 में। कांग्रेस से आपने इसकी शुरुआत यहाँ पर की, तो वो कैसा सफर रहा सर, उसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने अच्छा सवाल उठाया। मेरी जो शुरुआत थी वो 2007 से हुई थी, और यूथ कांग्रेस के माध्यम से हुई थी। उस टाइम यूथ कांग्रेस में नॉमिनेट सिस्टम होता था, तो मुझे एक किसान सेल में मेरे को ऑफिस बेरर मुझे बनाया गया था, मैं जनरल सेक्रेटरी था डिस्ट्रिक्ट का। बाद में एक अच्छा सिस्टम कांग्रेस में आया, इलेक्टेड सिस्टम से असेंबली प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए जाते थे। तो वो मुझे अच्छा लगा कि भाई वोट के जरिए बनना है। मैंने बहुत सारे युवाओं को उसमें मेंबर बनाया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 3 टर्म, वो हमारी 2 साल की टर्म रहती थी, 3 टर्म में इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा यहाँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और यहाँ अच्छी पार्टी के लिए काम की, मेहनत किया बहुत अच्छे से,
तो पार्टी ने मेरे को नेशनल टीम में लिया, नेशनल सेक्रेटरी के तौर पे 2013 में, और उसके बाद नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया मुझे। और राजस्थान गुजरात का मैं इंचार्ज था लास्ट टाइम में 2018 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। और मैं समझता हूँ बहुत लंबे टाइम तक मैं कांग्रेस में रहा, और जो मैंने अपनी जो जर्नी बताई, बिजनेस की बताई, सोशल वर्क मैंने बताया, उसी अंदाज में मैंने वहाँ भी खूब मेहनत की। मेरी एक हैबिट है, जो भी काम करते हैं उसमें 100% देने की कोशिश रहती है। और वहाँ पर भी संगठन में अच्छा कार्य किया तो वहाँ लीडरशिप ने मुझे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाया और बड़ी जिम्मेवारी दी। तो पॉलिटिक्स की शुरुआत 2007 में हुई और अब आपके सामने है। बिल्कुल, लेकिन इतना लंबा समय एक पार्टी के साथ वो परिवार ही बन जाता है एक तरीके से, और एकदम से आपका बीजेपी में एंट्री होती है। अब सर, क्योंकि कंपैरिजन अब हो सकता है, किस तरीके का कंपैरिजन हुआ आपके दिमाग में उस समय चल रहा था? और अगर गन्नौर के विकास की बात यहाँ पर की जाए, तब में और अब में कुछ फर्क, अगर पूरे हरियाणा की भी बात करें, कुछ आता आपको दिखा है? देखो, मैं 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर, हमारे मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर, क्योंकि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं सबसे ज़्यादा मैं उनसे प्रभावित हुआ। वो वाकई में एक साधु प्रवृत्ति के आदमी, ईमानदार आदमी है, बड़े पारदर्शी और मेहनती आदमी है। मैंने उनके अंदर ये देखा यार, 24 घंटे वो हरियाणा को लेकर चिंतित रहते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। तो उनसे प्रभावित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन की, और उसका एक बड़ा कारण ये भी था कांग्रेस में छोड़ने का कि मेरी जो सीट है, जब मैंने उनसे टिकट मांगी लीडरशिप से, उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ पर हमारी पार्टी का बड़ा नेता है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने इतने साल लगाए 2007 से लेके सक्रिय राजनीति में, तो मुझे लगा कि यदि मैं अगले और 20 साल वेट करूँगा ना तो वहाँ जगह खाली होनी है। तो मैंने अपना रास्ता चेंज किया और मैंने समय पर सही फैसला लिया। और जहाँ हम कंपैरिजन की बात करते हैं, यहाँ सबसे बड़ा कंपैरिजन जो मुझे अच्छा लगता है ये है कि यहाँ जो आम परिवार से जो लोग निकल के आते हैं, जो राजनीति की शुरुआत होती है, इन्होंने एक उस परंपरा को तोड़ा है कि जो परिवारवाद की राजनीति चलती आ रही थी भी, पहले उनके दादाजी, फिर उनके पिताजी, फिर वो स्वयं, फिर उनके बच्चे, उस परंपरा को तोड़ा। आज हमें इस बात की खुशी है, आज देश की बागडोर भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो आम परिवार से निकल के आया है, परिवार की भी बागडोर ऐसे आदमी के हाथ में है जो एक साधारण परिवार से निकल के, आम परिवार से निकल के आए हैं। और हमें लगता है कि हमारा भी फ्यूचर यहीं पे है। इस सरकार में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर ना पैसे चलते हैं, ना कोई राजनीतिक सिफारिश चलती है। यहाँ ईमानदारी से जिसका जो हक होता है, जिसमें काबिलियत होती है, उस हिसाब पे उसको नौकरी और रोजगार मिलता है। और देवेंद्र कादियान जी के लिए एक स्लोगन है जो कि काफी फेमस है, जिसकी सीख लेकर ही वो आगे समाज सेवा करते हैं, और उनके लिए कहा जाता है कि नेता नहीं बेटा। यही जो लाइन है, लोग ये कहते हैं क्योंकि एक जब ये नेता भी नहीं थे और जिस तरीके से काम करते थे, तो उससे यही होता था कि लोगों को लगता था कि ये अभी नेता नहीं है, इतना हमारा समाज सेवा कर रहा है तो बाद में कितना करेगा। सर, तो इसको हम यहाँ पर समझ के चलें कि आपका यही एजेंडा रहा हमेशा से? मैं समझता हूँ जो आज जिस दिशा में राजनीति जा रही थी, या जो हालात हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको वास्तव में ज़मीनी चीज़ों का पता है, जो आम परिवार से निकल के आए हैं। नेता के बेटा जब किसी नेता का बेटा जन्म लेता है तो वो खुशहाली में जन्म लेता है। उसको उसके फादर बताते हैं कि फलां गांव में जाओ, वहाँ उस स्टेज पे जाओ, ये भाषण दो, लोग तालियां बजाएंगे, उनको समझ में आएगी। लेकिन हमें वास्तव में पता होता है, जैसे मोदी जी को हर चीज़ का पता है, इस देश की नब्ज़ का पता है कि गरीब आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता है कि भाई ये किसान, क्योंकि उन्होंने किसानी करी है। तो इसलिए नेता नहीं बेटा, बेटा में सारी चीज़ें आ जाती है। बेटा में सामने वाले आदमी की दूरियां उसको एक नेता के प्रति कम हो जाती हैं, कि उसको लगता है कि यहाँ अपनापन है, ये अपने परिवार का हिस्सा, अपना बेटा है। और ये वर्ड जो है, ये मेरे को अच्छे से याद है, 2015 में मैंने ये सर्च किए थे, और दिमाग की तौर पे तो मैंने उसी टाइम काम शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने एक समय निर्धारित किया था कि भी स्लोगन को ओपन करेंगे। और आज तो मैं समझता हूँ बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने भी, पॉलिटिकल फैमिली के नौजवानों ने इस वर्ड को अब वो लगाते हैं, नेता नहीं बेटा। और मुझे खुशी है, गन्नौर के विकास के लिए इन्होंने हमेशा से काम किया, और एक सोच हमेशा से इनकी रही है कि गन्नौर के लिए विकास का काम जो है वो करके यहाँ पर रहना है। आगामी राजनीति, हरियाणा की राजनीति अगर बात की जाए, गन्नौर के विकास के लिए हम बात की जाए, तो सर आप देवेंद्र कादियान जी किस रोल में हमें आगे देखने को मिल सकते हैं? किसी
जगह के लिए, किसी विधानसभा लोकसभा के लिए, मान लें मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूं, गन्नौर की, सबसे कोई ज़रूरी चीज़ें हैं तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य है, मैं समझता हूं। उसके बाद यदि तीसरी कोई चीज़ आती है वो रोजगार है। और जो मैं बारीकी से समझता हूं, सरकार अच्छा कर रही है और अच्छा किया जा सकता है। तो मेरे नज़रिए से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीज़ें अहम हैं। बिल्कुल, एक नेता की सोच यहाँ पर कहें या समाज सेवी की सोच यहाँ पर कहें, देवेंद्र कादियान जी का हमेशा से प्राथमिकता यहाँ पर रही है कि समाज को कुछ देना है, चाहे वो कोई भी किसी भी आयन में हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। शायद यही एक नेता की पहली ड्यूटी यहाँ पर होनी चाहिए। तो अभी हम इन सब बातों पर बात कर रहे हैं, लेकिन देवा वेलफेयर सोसाइटी को लेकर अब हम आगे बात करेंगे और जानेंगे कि ये सोसाइटी किस तरीके से वर्क करती है वेलफेयर के लिए, गरीबों के वेलफेयर के लिए, रोजगार के लिए, और आगे इनकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से समाज को जितना हो सके ये दे सकते हैं। देवेंद्र कादियान जी का ये पूरा जो मेन फोकस है वो यहां पर रहने वाला है। तो चलिए इस पर हम आगे बात करते हैं। तो डायरेक्टर्स टॉक में आज हम बात कर रहे हैं देवा वेलफेयर सोसाइटी, जिन्होंने समाज क्षेत्र में भी जो सामाजिक कार्य हैं वो यहाँ पर काफ़ी हद तक किए हैं, और किस तरीके से ये वेलफेयर सोसाइटी जो है वो वर्क करती है वो हम यहाँ पर जानेंगे। देवेंद्र कादियान जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र कादियान जी, क्योंकि इस वेलफेयर सोसाइटी, देवा वेलफेयर सोसाइटी की जब शुरुआत यहाँ पर हुई, क्या मकसद आपका रहा था सबसे पहले? तो ऑफिशियल जब हमने देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी का जो गठन था 2017 में किया, और उसमें हमारी जो इस संस्था के प्रधान हैं सुनील नैन जी, उनकी अगुवाई में और एक कमेटी बनाई, और शहर के मुख्य लोग जोड़े, व्यापारी लोग जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ा। और शुरुआत जो हमने करी वो शिक्षा को लेके, गरीब लोगों के उत्थान को लेके, वो अलग अलग तरीके की मदद हो सकती है। कभी गरीब परिवार की शादी की बात है, कभी गरीब परिवार के कोई खेल में कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है, उसकी आर्थिक मदद की बात है। एक विजन किस तरीके से है देवा वेलफेयर एकेडमी का, वो हम यहाँ पर जान रहे हैं, और अभी हम आपको वहीं लेकर चल रहे हैं। और देवेंद्र कादियान जी ने बताया यहाँ पर कि उनका विजन किस तरीके से है समाज के लिए, और खासकर समाज की उन्नति के लिए, और गन्नौर के लिए उनका क्या सोच है, इनकी क्या सोच है, जिसे वो आगे साकार होता देखना चाहते हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया है। तो चलिए अब आपको देवा वेलफेयर जो सोसाइटी है वो वहां पर लिए चलते हैं। तो देवा एकेडमी में किस तरीके से बच्चों को शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है, और उन्हें कितनी अच्छी गुणवत्ता शिक्षा के साथ शिक्षित किया जा रहा है, वो आज हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि प्राथमिकता यहाँ पर देवा वेलफेयर सोसाइटी की यही है कि गरीब परिवार से आने वाले बच्चे या ऐसे बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको सोर्स यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए यहाँ पर किस तरीके से मील का पत्थर साबित हो रहा है वो हम बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर जो कि इस अकेडमी में पढ़ते हैं उनसे हम बात यहाँ पर करते हैं कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल है देवा एकेडमी उनके करियर के लिए। कितना, कब से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं और कितना हेल्पफुल है देवा एकेडमी आपके लिए, और कितनी मदद देवा एकेडमी कर रही है आपको? मैम, मैं लास्ट 3 मंथ से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छी एकेडमी है जिसपे बच्चों का एक उज्जवल भविष्य तैयार किया जाता है। जिससे नहीं, पता नहीं, बहुत से गरीब ऐसे बच्चे हैं जिन अपनी शिक्षा को बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी एकेडमी है देवा एकेडमी। मैम, मुझे यहाँ पढ़ते हुए 3 महीने हो गए हैं, और यहाँ बहुत अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं, सारी बातें अच्छे से समझाते हैं और सब समझ में आ जाता है, और बहुत हेल्प हो रही है हमारी। मेरा नाम अनुज है, मैं यहाँ पे करीब 1 साल के आसपास से पढ़ाई कर रहा हूँ, और बहुत ही हेल्पफुल क्राउड है यहाँ पे। नो डिस्टर्बेंस होती है यहाँ पे, कोई डिस्टर्बेंस का कोई वो नहीं है, अच्छा इन्वायरमेंट है। मेरे को यहाँ पे 1 साल के आसपास हो गया, मैंने 1 से 2 टेस्ट क्लियर भी किए हैं, और बहुत हेल्पफुल है। फैकल्टी भी अच्छी है यहाँ की, और भी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कोई पढ़ने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पे। मैं 2020 से यहाँ पढ़ रहा हूँ, और देवेंद्र भाई साहब और जो भी स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। जो भी कभी कोई कमी या समस्या हमें दिखती है तो वो भाई साहब को बता देते हैं, और 1 या 2 दिन के बीच में वो सॉल्व करवा देते हैं। मैं शिवानी, मैं देवा एकेडमी में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ पढ़ने 1 साल हो गया, इसके बीच में मेरा सीटेट और एस्टेट भी क्लियर हो गया है। मुझे यहाँ से बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं देवा एकेडमी में यहाँ पे पढ़ता हूँ। यहाँ पे पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं है। जैसे देवा सर ने यहाँ पे पार्किंग की सुविधा कर रखी है,
और गर्ल्स के लिए फ्री ई रिक्शा कर रखी है। हमें पढ़ाई के लिए सबसे कंफर्टेबल है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम रोहित सर को या देवा सर को बता देते हैं, वो 1-2 दिन में सॉल्यूशन कर देते हैं। देवा एकेडमी में हमने यहाँ पर बच्चों से भी बात की और किस तरीके से बच्चों की शिक्षा के लिए देवा एकेडमी जो है वो काम कर रही है, वो भी आपने यहाँ पर सुना। और देवेंद्र कादियान जी से हम बात कर रहे थे उनके जीवन से जुड़ी और उनके राजनीतिक सफर से जुड़ी और उनके समाज सेवा के सेक्टर में किस तरीके से उनकी सोच है, उसमें भी आज हमने बात यहाँ पर की है। देवेंद्र कादियान जी, आपने जिस तरीके से काम किया है समाज के लिए ही नहीं बल्कि राजनीतिक जीवन भी आपका रहा, खुद के लिए एक संघर्ष रहा आपका। सर, सवाल अब यहाँ पर ये है कि अब किस तरीके से जो ये देवा वेलफेयर सोसाइटी है इसे आप आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? देखिए, देवा जो एकेडमी है जहाँ हम अभी बैठे हैं, ये गन्नौर हमारा शहर है और यहाँ जो बच्चे हैं वो लगभग गन्नौर के आसपास के 10, 15, 20 किलोमीटर तक के बच्चे आते हैं। और इस चीज़ को हम यदि इसको बढ़ाएं, यदि जिला स्तर पे लेके जाएं तो नेचुरल सी बात है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो सेंटर पॉइंट हमारा सोनीपत है, वहाँ इसको बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। यही नहीं, शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर देवेंद्र कादियान जी ने जो फ्री एम्बुलेंस सेवा है और पियाऊ की जो सेवा है, ई रिक्शा है फ्री में माताओं के लिए, बहनों के लिए, उसकी भी यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर की है। तो ये सामाजिक कार्य जो है देवेंद्र कादियान जी की तरफ से ये हमेशा जारी रहेंगे? ये हमेशा जारी रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि करनी चाहिए थी, लेकिन उनका दायरा इतना बड़ा था, वो हमें पता था कि भाई वो 1 साल बाद 2 साल बाद कहीं ना कहीं जाके वो हमारी संस्था उस चीज़ को नहीं कर पाएगी, वो आर्थिक समस्या आएगी, तो वो चीज़ें हमने नहीं उठाई। वो अभी पेंडिंग है। जब हमें लगेगा कि हम मजबूत हुए हैं, हमें लोग और ज़्यादा मदद करते हैं, तो वो चीज़ें करेंगे। जो सोच यहाँ पर रहनी चाहिए एक नेता की, उस सोच को यहाँ पर कारगर बना रहे हैं देवेंद्र कादियान जी। और एक आखिरी सवाल या यूं कहें एक संदेश, क्योंकि गन्नौर का जो बेटा है वो ये संदेश यहाँ पर देगा गन्नौर वासियों के लिए, और नेता नहीं बेटा का जो स्लोगन है वो सर के लिए सार्थक यहाँ पर बैठता है। तो गन्नौर का बेटा गन्नौर वासियों से क्या कुछ अपील यहाँ पर करता है, क्या संदेश है गन्नौर की जनता के लिए उनके बेटे की तरफ से? देखिए, मेरा संदेश और अपील, क्योंकि मेरे से इस गन्नौर को बहुत उम्मीदें हैं। जो मैंने लिखा नेता नहीं बेटा, इस गन्नौर ने वास्तव में मुझे बेटा माना है और जहाँ भी जाता हूँ बेटे वाली ही मुझे फील मिलती है, बेटे वाला प्यार मिलता है। अब बेटे की जिम्मेवारियां हैं, उसका फ़र्ज है, वो जो मुझे निभाना है वो बखूबी निभाऊंगा और निभा रहा हूँ। जो मेरे से बन रहा है मैं कर भी रहा हूँ और मैं आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो किसी ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। और जैसे आसमान में तारों में चांद चमकता है, ऐसे हरियाणा में गन्नौर को चमकाएंगे। बिल्कुल, ये एक सपना है देवेंद्र कादियान जी का कि आसमान में जिस तरीके से सितारे चमकते हैं वैसे ही गन्नौर को हमने चमकाना है। और एक समाज सेवी के तौर पर ही नहीं बल्कि एक नेता के तौर पर भी बेटे की तरह काम यहाँ पर समाज में करके दिखाना है। ये एक विजन है देवेंद्र कादियान जी का, जिसके लिए वो लगातार अथक प्रयास भी कर रहे हैं, संघर्ष वो अपने जीवन में करते आ रहे हैं। और यही इसका नतीजा ये है कि आज जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है उसका वो श्रेय भी उन्हीं जनता को यानी गन्नौर की जनता को वो देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र कादियान जी, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारी जनता से, आपने हमारी ऑडियंस से आपने इतनी सारी अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें वो शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल, तो आज डायरेक्टर्स चौक में हमने ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाया जिनका पूरा जीवन जो है वो संघर्ष से भरा रहा। गन्नौर के बेटे के तौर पर उन्होंने एक शुरुआत यहाँ पर छोटी सी शुरुआत की, लेकिन आसमान की उन बुलंदियों पर आज वो हैं जहां से उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि जिस समाज से मैं आया हूं उस समाज को मुझे जितना समाज ने दिया है उतना उससे ज्यादा उन्हें देकर जाना है। तो आज हमने आपको मुलाकात करवाई देवेंद्र कादियान जी से, जो कि देवा वेलफेयर सोसाइटी और साथ ही मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स के डायरेक्टर हैं। और डायरेक्टर्स चौक में फिलहाल आज के लिए इतना ही, और फिर आपके साथ हाजिर होंगे और बात करेंगे कुछ ऐसे ही शख्सियत की जो कि समाज में किसी मिसाल से कम नहीं है। फिलहाल डायरेक्टर्स चौक में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।